हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त अनीश कुमार आज फिर हाजिर हूं आपके साथ जीके सीरीज का स्टैटिक्स वीडियो का रामबाण लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्टैटिक जीके का रामबाण सीरीज लेकर आऊंगा और लेकर आया हूं और उसका लेक्चर 2 आज आपके सामने है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्टैटिक्स जीके पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है और आप फील भी कर पा रहे होंगे इस चीज़ को कि यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो रहा है। जैसा कि स्टैटिक्स जीके का जो लेक्चर 1 आया, आप लोगों ने उसके पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं, तो उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग मुझे यह लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला सीरीज है। तो इस सीरीज की लेक्चर 2 जो है उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो मैं सीरीज बताऊँगा ये भी कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल हैं SSC के, बहुत जगह पूछे गए हुए सवाल हैं। CGL, CPO, MTS, जेई लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स में भी इस तरह के स्टैटिक्स पूछे गए हुए होते हैं। उस तरह के प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो वही उसी का सीरीज लेकर मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सीरीज। तो सब लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दोस्तों, आइस मेल्टिंग वगैरह जितने भी फिनोमेना होते हैं वाटर रिलेटेड, आइस मेल्टिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए भारत सरकार ने दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च स्टेशन जो है उसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना के साथ साथ ही उसने 3 रिसर्च सेंटर और वहाँ पे इस्टेब्लिश किए, जिसमें से मेनली 2 अभी ऑपरेशन में है, जो कि तीनों का नाम पहले मैं आपको बता दूं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री जो है वो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसे अभी डिकमीशन कर दिया गया है 1990 में। वो अभी काम में नहीं है। अभी जो मेन रूप से जो काम में लिए जा रहे हैं रिसर्च स्टेशंस वो है मैत्री एंड भारती। मैत्री 1989 में इस्टेब्लिश हुए थे और भारती सबसे रिसेंट है, जो कि 2013 में इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो आपको ये जो नाम तीनों हैं वो याद रखने हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। आपसे कहीं भी पूछेगा कि पहला जो रिसर्च स्टेशन है वो कौन सा है, तो आपको आंसर मारना है दक्षिण गंगोत्री। ये जो दक्षिण गंगोत्री है वो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको यह याद रखना है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट 1984 में हुआ था और इसे 1990 में डिकमीशन कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों, इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? दोस्तों, ओलंपिक से आजकल बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि रिसेंट में ही जो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उससे भी सवाल आजकल बन रहे हैं। तो क्यों मैं सोचा कि फर्स्ट ओलंपिक का भी सवाल यहाँ डाल ही दूँ, जो कि फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल से सवाल डाल दूँ कि किस वर्ष भारतीय जो टीम है उसने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है 1948 में। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर 1948 में गोल्ड मेडल जीता था, अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको यह याद रखना है कि 1948 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1948 और किसने? इंडियन हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो इस पॉइंट को याद रखना है, टिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछने की संभावना है इस साल, तो इसे अपने माइंड में रखना है और नोटबुक में भी नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, यह जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पहले यह किस नाम से जाना जाता था? बाय विच नेम द फेमस खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज नोन? पहले यह किस नेम से जाना जाता था, आपको ये भी याद रखना है। इसका पहले जो नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। रिसेंटली जो यह खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है वो अभी मध्य प्रदेश में हुआ है। इस बात को भी याद रखना है, पूछ लेता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार सबसे जो इस साल हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना है कि वो मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? दोस्तों, ओलंपिक का फिर से एक सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? तो इस सवाल का सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी जी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है और इन्होंने 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीते हैं, तो इनका नाम याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है। किताब सोशल हार्मोनी किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक टाइटल सोशल हार्मोनी इज रिटन बाय।
तो यह जो सोशल हार्मोनी नामक जो पुस्तक है, जो वो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रचित है। इस बात को याद रखना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सोशल हार्मोनी या बुक याद रखना है, इस बुक को जरूर लिख लेना है अपने नोटबुक में, सोशल हार्मोनी रिटन बाय नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें प्यार से लोग द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे, उन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, जिससे मानना था उनका कि इंडियन जो पैसे हैं उसका बाहर जाना बहुत ही नुकसानदायक है। तो उसी पे उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो उसी के बारे में बताता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइजेंस इन बंगाल? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान साहब को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड? किनके जन्मदिन पर प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको ऑप्शन के रूप में दिए हैं, आप इसका आंसर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। आप जो भी आंसर करेंगे एक बार जरूर कमेंट में वहाँ ड्रॉप करेंगे, इससे आपके बारे में मुझे जानने को मिलेगा कि आप इसका सही आंसर जानते हैं या नहीं। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस डेट को आपको याद रखना है कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डे भी आजकल पूछता है, डेट भी पूछता है, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और इसे नवा सेवा पोर्ट नाम के से भी जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया था, हाल ही एक रिसेंट एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम था, लेकिन यह पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे नवा सेवा पोर्ट नाम से भी, पोर्ट मीन्स बंदरगाह, ये भी याद रखेंगे आप, उसे भी हम जानते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। रेड पांडा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? इसका सही जवाब जो है वह है सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम का राजकीय पशु जो है वो लाल पांडा है और ये लाल पांडा जो है वो एक इंडेंजर के लिस्ट में शामिल हो गया है, जो कि IUCN के द्वारा रेड लिस्ट बुक होती है, वहाँ इसे शामिल किया गया है क्योंकि इसकी जो पूरी जंगली आबादी है वो 10,000 से कम रह गई है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में IUCN के बारे में बताया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो आपको यह भी याद रखना है, इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल पूछते हैं। और एक चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको और भी बताया था कि रेड डाटा बुक जो होता है वह यही जो इस ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज करती है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आपको यह याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसकी ओर बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वह है तमिलनाडु। दोस्तों, ये भी जो सवाल है, हाल ही में एक सवाल एग्जाम हुआ था SSC CPO का, वहाँ इस सवाल को पूछा गया था। इस कारण उस सवाल को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ कि SSC JEE में साथ इस पूछ सकता है इस सवाल को। तो आप इस सवाल को याद रखेंगे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए दोस्तों, मेरा मोटो ये है कि आप लोगों का स्टैटिक ना छूटे, किसी भी तरह से स्टैटिक पार्ट आपका ना छूटे। जितने भी स्टैटिक्स हैं वो मैं धीरे धीरे लाऊंगा और सारे लाऊंगा, जितने भी डांसेज हैं, फोल्क डांसेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, COs हैं, जितने भी सब हैं स्टैटिक्स, जितने भी वर्ड सेंचुरी हैं, ये सब मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। बस थोड़ा आप सब्र रखें और इसे प्रॉपर अच्छे ढंग से देखें। इसे देखने के बाद
इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूँ। वहाँ से खुद को जब पीडीएफ खोलें तो आपको जज करें खुद को कि मुझे कितना याद है यूट्यूब के द्वारा। यूट्यूब के द्वारा जो मैं वीडियो पे पढ़ा हूँ वो मुझे कितना याद रह चुका है। तो आप खुद से एनालिसिस करें उस चीज़ का कि आपको कितना याद रह रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट इज लिस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिक्किम। और इसी के अगर अपोजिट पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वह है उत्तर प्रदेश का, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर अपना बिहार है। तो हम इस सवाल के दो आंसर याद रखिएगा कि सबसे कम कहाँ आबादी है और सबसे ज़्यादा कहाँ आबादी है। सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, उसे याद रखना है सिक्किम। और जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, रियल मायने में यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा गया भी सवाल है कि विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों 1956 में तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले मध्याह्न भोजना जो योजना है वो स्कूली बच्चों के लिए लाया था। और यह पहला स्टेट है जो कि इस तरह के कार्यक्रम को शुरुआत किया था। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे कि तमिलनाडु ने 1956 में, आज नहीं दोस्तों 1956 में सबसे पहले, बहुत पहले इसने योजना लाई थी मध्याह्न भोजना के स्कूली बच्चों के लिए। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे 1956 तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द कोड नेम ऑपरेशन पोलो। दोस्तों ऑपरेशन पोलो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। और ऑपरेशन पोलो जो है आपको हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गौतम स्माइली बुद्धा, इस तरह के ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से भारत सरकार ने किस राज्य का विलय किया था? सवाल यह पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से, कूट नेम दैट मीन्स की कोड नेम, भारत से नाम से भारत सरकार ने किस राज्य का विलय किया था? तो दोस्तों हैदराबाद रियासत जो उस समय थी उसे ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे कि हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अगला जो क्वेश्चन हमारा है उसकी तरफ। इन विच स्टेट द साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973। दोस्तों ये सन 1973 ईस्वी में किस राज्य में शांति घाटी आंदोलन शुरू किया गया था? दोस्तों शांति घाटी आंदोलन यह 2-3 तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि हुआ कब था यह मूवमेंट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और आपको ये भी याद रखना है कि ये हुआ कब था। तो यह हुआ था, ये सबसे याद रखना है कि 1973 में। हुआ कहाँ था तो भी याद रखना है कि केरल में। जो साइलेंट वैली मूवमेंट था उससे 2 सवाल तो यहीं बन गए कि कब हुआ, तो 1973 में। कहाँ हुआ, तो केरला में। दोस्तों इससे जुड़ी एक और फैक्ट है कि ये जो साइलेंट वैली मूवमेंट जिस जगह हुआ था वो आज के डेट में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वो जो प्लेस है वो आज साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दोस्तों याद रखेंगे। इससे ये क्वेश्चन ये भी हो गया कि साइलेंट नेशनल वैली पार्क जो है किस स्टेट में है, कहाँ है? तो याद रखेंगे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। तो इस चीज़ को जरूर आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसकी तरफ। मिंजर मेला इज ए पॉपुलर फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। दोस्तों मैंने यहाँ ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस डाले हैं कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। दोस्तों ये हाल ही का एक पेपर था, ग्रुप डी जिस समय पेपर चल रहा था रेलवे का, तो उस समय यह पूछा गया था सवाल कि मिंजर मेला जो लोकप्रिय मेला है वह किस राज्य से संबंधित है और किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको भी इसका भी आंसर करना है। फिलहाल मैं से इसका आंसर तो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको इसका आंसर प्रॉपर वे में करना है कि किस राज्य से संबंधित है और किस राज्य का यह मेला है। तो आपको यह आंसर जरूर बताना है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मेला और फोल्क डांस ये सब मैं जरूर लेकर आऊँगा। उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों मैं लिमिटेड चीज़ बनाता हूँ, लिमिटेड चीज़, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं,
आपको नॉन-टेक पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना जितने से अपने काम चल जाए। आप तो नॉन-टेक की तैयारी कर नहीं रहे हैं, CGL CHSL इसे तो पढ़ नहीं रहे हैं, ग्रुप डी रेलवे तो नहीं तैयारी कर रहे हैं कि आपको नॉन-टेक ज़्यादा चाहिए, उतना ही चाहिए जितने से अपना काम हो जाए। तो इसलिए उसी के आधार पे मैं फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स्ड एक पैटर्न और फिक्स्ड सिलेबस को रखकर आपके सामने क्वेश्चंस लाता हूँ। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि SSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि मिंजर मेला किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का लोकप्रिय मेला है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था वो कि जो नर्स डे है वो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो वो भी आप बताएंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा, ये दोनों में से ऑप्शन में से मुझे आप एक आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर जरूर देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक बाई यूनेस्को। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNO, ये सब संस्था जो है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनका मतलब हेडक्वार्टर वगैरह सब चीज़ का मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है, PDF प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे कि कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे कौन सी संस्था है, उसके हेड कौन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो ये जो सवाल है कि किस शहर को यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है वाराणसी। हाँ दोस्तों, वाराणसी को यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। वाराणसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हाल से भी है क्योंकि इसे SCO संघाई कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने हाल ही में इसे सांस्कृतिक राजधानी बनाया है, कल्चरल कैपिटल बनाया है। तो इसके ये भी याद रखना है आपको कि ये जो वाराणसी है, ये जो वाराणसी आपको दिख रहा है, इसे SCO ने, किसने, SCO संघाई कोऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कल्चरल कैपिटल बनाया है। ये जो वाराणसी है वो एक तरह से और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए इसे ये जरूर याद रखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी सवाल कभी कभी बन जाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से वो किस लोकसभा क्षेत्र से वो लड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि वाराणसी सीट से वो इलेक्शन लड़ते हैं और वहीं से वो अभी सांसद भी है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज रिलेटेड टू विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम का संबंध किस भारतीय वाइसरॉय से है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एक्ट था वो भारतीय जितने भी छोटे मोटे जर्नलिस्ट थे, पत्र पत्रिकाओं थे, उन पे कड़ी प्रतिबंध लगाए गए थे, उन पे एक सख्त रवैया अपनाया गया था ताकि वो विद्रोह के रूप में कुछ छाप ना सकें, वो कुछ सच्चाई की बातों को छाप ना सकें। यह जो एक्ट आया था वो 1878, कब, 1878, याद रखेंगे। इसलिए कोई पूछता भी है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो ये 1878 में लिप्टन उस समय भारत के वाइसरॉय थे, उन्होंने ये एक्ट लगवाया था, उनके राज्य में ये, उनके शासनकाल में ये एक्ट लगा था। तो याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध लिप्टन से है और ये जो एक्ट आया था वो 1878 में आया था, जिसमें भारतीय प्रेस और जो अखबार वगैरह छपते थे उस पर प्रतिबंध और कड़े नियम लगाए गए थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। जैसे दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइजेंस इन बंगाल, वैसे ही ये क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। बहुत दफ़ा पूछा गया सवाल है ये हस्ती ही ऐसे हैं कि जिनके बारे में हर एग्जाम पूछना चाहता है। राजा राम मोहन रॉय, आप इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, ये जरूर आप याद रखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में कि मॉडर्न इंग्लिश के जो जनक हैं उन्हें राजा राम मोहन रॉय के रूप में जाना जाता है। और इनके बारे में आप थोड़ा जरूर पढ़ के जाएंगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप थोड़ा डिटेल में जाकर देख लेंगे इनसे रिलेटेड। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल और अपना सेशन का सबसे आखिरी सवाल, लेकिन इसे कम नहीं समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स द रामसर कन्वेंशन कम इन टू फोर्स इन इंडिया।
आर्द्र भूमियों पर हुए सम्मेलन रामसर सम्मेलन को भारत में किस वर्ष प्रभावी किया गया था? दोस्तों, रामसर कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ही चर्चा में भी फिलहाल है, क्योंकि यह सवाल इन सब जो टॉपिक हैं इनसे सवाल लगातार कंटिन्यूसली पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका सही जो आंसर है, भारत में जो रामसर के सम्मेलन जो प्रभावी रूप से एक्टिव हुए थे, आर्द्र भूमियों पर यह सम्मेलन होता है, वेटलैंड पे होता है, तो यह भारत में 1982 में हुआ था। आपको यह याद रखना है। इसकी एक और डेट याद आपको रखनी है, जो फर्स्ट रामसर कन्वेंशन हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। वो भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप जरूर यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप जरूर देख लेंगे। भारत में भी प्रेजेंट में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं। टोटल 75 रामसर साइट्स इज प्रेजेंट इन इंडिया नाउ। आपको यह ध्यान में रखना है कि 75 रामसर साइट भारत में भी प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जिस स्टेट में है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी प्रेजेंट में 75 में से 14 रामसर साइट्स हैं। उसके बाद नंबर आता है यूपी का, जहां 10 रामसर साइट्स हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF, इस जो PDF है, इसे मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही उसे देखें, ताकि आप यह खुद में एनालिसिस कर सकें कि आपने कितने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है और आपको कितना चीज़ याद वहाँ पर रह गया है। क्योंकि जब आप PDF को खोलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ, इस चीज़ को मैंने वहाँ पर आता, तो आप खुद माइंड में क्लिक करेगा कि इसका आंसर ये है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद PDF को आप देखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो ये कैसा लगा यह सेशन? अगर अच्छा लगता है आपको यह सेशन तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और कुछ भी क्वेरी है आपके तो वो हमें वहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें आप अपना, और इसे शेयर तो जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।